हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये 9th एपिसोड है। 9 सितंबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करते रहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। आइए डिस्कस करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज की डेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से हैं और मोस्टली सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो एक नज़र आप देखिए कि स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? काफ़ी सरल सा इसका आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अयोध्या एयरपोर्ट। निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर अपना कब्जा रखा है। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड। तीसरे स्थान पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम है। अंकों को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 275 अंक हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के, 271 इंग्लैंड और 266 के साथ थर्ड पोजीशन पे है भारतीय टीम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला देश है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इसने 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 43 सदस्यों की टास्क फोर्स को गठन भी किया है इस शिक्षा नीति के लिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, गोविंद सिंह ठाकुर, टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल भी किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं आपको ऑप्शन तो इसके साथ दे ही रहा हूँ, आंसर मैंने नीचे लिख के रखे हुए हैं, लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अलग बता रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह आंकड़ा छूने वाले पहले रोनाल्डो महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, ये रोनाल्डो का नंबर दूसरा है। इससे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फ़िलहाल अली के नाम है, जो कि ईरान के हैं, अली देई। 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फ़िलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? जयप्रकाश रेड्डी जी का निधन हो गया है 74 साल की उम्र में। इनको हार्ट अटैक पड़ा था। तेलुगु फिल्म के कुख्यात अभिनेता थे ये। ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने वाले कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में कई सफल फिल्मों की उल्लेखन भूमिकाएं भी निभाई हैं। उनकी भूमिकाएं बहुत ही उल्लेखनीय हैं।
रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता था। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलेन का किरदार भी किया हुआ है। ठीक है, छठवें प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया। तो ये अभी हाल ही में किया है, रूस ने जारी किया है, जो आम जनता के लिए अब ये टीका लगाया जाने लगा है। फाइनल परमिट वहाँ के देश ने दे दी है इसको। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसके टीके आम नागरिकों को लगाए जा रहे हैं। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने विकसित किया है। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो इसका सही जवाब है 50 मीटर। 50 मीटर के अंतर्गत किसी भी तरह का जंक फूड की कोई भी विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा है कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 के अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभाग और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश भी दिए। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। इसका सही जवाब है इजराइल व अमेरिका के साथ भारत मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है 9 राज्यों में। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योगों, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। ठीक है, एक बार मैं स्टेट आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आरबीआई के नए दिशा निर्देश के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के मुताबिक यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। तो इसका सही जवाब है 50 करोड़ रुपए। ठीक है, जो आरबीआई है, आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित भी कर दिया है, जो कि 50 करोड़ रुपए हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उदार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई, जहां किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीनीकरण, ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया। नए दिशा निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और भी मजबूत और कमज़ोर वर्गों के लोग और भी मजबूत होंगे। साथ ही नवीनीकरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भी ऋण को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा वीडियो देख के रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फॉलो करिए, डेली अपडेटेड वीडियो को देखिए। मॉर्निंग में सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।